हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें आज डे 14 है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं। तो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम बैक टू बैक हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिले। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है, यानी कि जो वर्षा की ड्रॉप्स होती हैं, जो रेन होती है उसकी ड्रॉप्स होती हैं, वो कैसे आकार की होती हैं? गोलाकार होती है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है हवा का घर्षण, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व या फिर श्यानता, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, गुरुत्व ग्रेविटी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, या फिर फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको आंसर बताना है इनमें से कौन सा होगा जो ऑप्शन दिया है। तो आपको पता है ये डिस्कस मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इसका आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका रीज़न क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, आपसे पूछा जाता है कि जब हम टेम्परेचर यानी कि जब हम ताप को इंक्रीज़ करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। और यही कारण है कि जिससे ठंडी सब्जी की अपेक्षा जैसे गर्म सब्जी आप खाते हैं तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका सरफेस टेंशन होता है, जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ पे लो हो जाता है। क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है और सब्जी पूरी तरह से मतलब आप उसको स्वादिष्ट लगती है आपको, जो गर्म वाली होती है। इसका अनुभव क्या है? ये भी किसका रीज़न है? पृष्ठ तनाव का। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या चांद पर कार्य करेगा निम्न में से कौन सा, यानी टूटे कांच सहित विद्युत बल्ब, या फिर रेडियो, या सिगरेट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? टूटे कांच सहित विद्युत बल्ब, क्योंकि रेडियो तो वहाँ पे वर्क नहीं करता, सिगरेट तो वैसे ही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी क्या होता है, सांस नहीं ले पाती, सिर्फ तो ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है। रेडियो तो वहाँ वर्क नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? टूटे कांच सहित जो विद्युत बल्ब ले जाएंगे तो वहाँ पर वो वर्क कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर प्रकाश का आपतन कोण यानी कि जो आपतन कोण यानी कि जब रेज जाती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे यहाँ पर कोई ये सरफेस है, अब यहाँ से कोई रेज जा रही हैं तो ये कैसी हो जाती हैं? आपतित किरण। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होती हैं? वो एंगल क्या होता है? आपतन कोण, ये वाला, ये आपतन कोण। दूसरा क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? यानी कि जब एक रे दूसरी मीडियम में जाती, थोड़ा सा बेंड होके जाती है, यहाँ डॉट डॉट ये हमने मिला दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो चली जाती है, लेकिन वो अपने पाथ को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। तो अपने रास्ते को अगर बदल दे, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे क्रॉस हो जाती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवर्तन। परावर्तन का मतलब वो होता है कि जब रेस दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाती, उसी मीडियम से वापस आ जाती है। यहाँ पर तो दूसरे मीडियम में जा रही है रे, पर यहाँ पर क्या हो रही? थोड़ा सा बेंड होती है, यानी कि थोड़ा सा झुक जाती है। जैसे हम टॉर्च को पानी में लगाते हैं, थोड़ा सा वो बेंड हुई उसकी जो रेस होती हैं वो दिखाई देती हैं। वो किसका रीज़न है? अपवर्तन का। तो यहाँ पर निकालना क्या है? यहाँ पर निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक स्नेल के लॉ से क्या होता है आप सभी को पता है कि जो म्यू बराबर, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर। तो यहाँ पे जो आपका आई का मतलब क्या होता है? जो आपका आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आई की वैल्यू क्या है? 90, तो साइन 90 अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन आर। तो आर की वैल्यू कितनी है? 30। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2.0 या फिर 2 बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अलग अलग भी एंगल अगर दिए हो तो आप इस फार्मूले की हेल्प से, और इस फार्मूले को किसने दिया था? तो किसने दिया था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्नेल। क्या नाम है? स्नेल, जिन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह या फिर बोलेंगे सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है, उसका नाम बताना है। सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह होता है उसका नाम तो सभी को पता होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है? बुध। ठीक है, जो सबसे निकट होता है। पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन, रेडियो, विमान या उद्ग्राही। तो इस
इन्होंने किसका आविष्कार किया था? विमान का। किन्होंने? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समयावधि है, यानी कि जब हम इसकी लेंथ को क्या कर दें? 4 गुनी कर दें। चौगुनी का मतलब होता है 4 टाइम हम इसको कर दें, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले भी, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखे हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। जब हम लोलक की बात करते हैं तो इसका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी, जहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है 2 पाई तो इसके साथ में चलेगा, यानी कि ये अंडर रूट में डायरेक्टली किसके इक्वल में चलेगा? लेंथ के। और दूसरा जो हमारी ग्रेविटी होगी उसके क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी अंडर रूट में होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है? चौगुनी करना है। तो चौगुनी किसको करना है? लेंथ को, यानी हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है। तो लेंथ देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, यानी टी 2 पाई, और लेंथ कितनी हो जाएगी? यानी कि 4L, क्योंकि हमने क्या कर दिया? 4 गुना अपॉन में जी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 का बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई तो है ही, और L अपॉन में जी। तो वैसे ही याद रखिए, डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वो 2 गुनी, क्योंकि अंडर रूट में है। अगर अंडर रूट नहीं होता तो जितना हम लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। किसके लिए? लोलक घड़ी के लिए। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूले में क्या होता है? ये वैल्यू अंडर रूट में होती है, इसलिए उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 गुनी, ऑप्शन नंबर 3। तो फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से आपका लेंथ का, ग्रेविटी का सबको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? ऑप्शन है संधारित्र, प्रतिरोधक। संधारित्र को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर। और आगे है प्रेरक यानी कि इंडक्शन, यानी कि इंडक्टर बोलते हैं। और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में जो है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि परिपथ का शक्ति गुणक किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कैपेसिटर। और कैपेसिटर किसको बोलते हैं? संधारित्र को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो डेरिवेशन होती है इसकी K/A/ε0 अपॉन में डी क्या होती है? जैसे दो प्लेट्स हैं संधारित्र की, मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, यहाँ पे चार्जेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, प्लस है माइनस है, इसके बीच की डिस्टेंस K कांस्टेंट होता है। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो K की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो जो डायोड होता है उससे धारा कितने दिशा में बहती है आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड से जो धारा होती है वो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगर आपने डायोड देखा होगा, डायोड कैसा होता है? डायोड ऐसे होता है, इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एक P होता है और एक N होता है। तो बस यहाँ से अगर धारा कोई प्रवाहित हो रही है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? इन वन डायरेक्शन। डायोड आपसे पूछा जाए कैसी डिवाइस है, तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को चालक बोलते हैं, यानी कि अर्धचालक बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। और सेमीकंडक्टर डिवाइस में सबसे ज़्यादा एग्जांपल में आपको पता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम। ठीक है। और जब सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हैं तो जब भी इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाते हैं या फिर बढ़ने पर क्या घटता है? इसकी चालकता बढ़ती है, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का, इनकी चालकता बढ़ती है। ठीक। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो सबसे कठोरतम धातु लोहा, कोयला, तांबा या हीरा। इन सब में सबसे कठोरतम कौन सी होती है? हीरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा सबसे कठोरतम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयुक्त होता है या फिर किस इंजन में होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो जो पेट्रोल इंजन होता है ना, उसमें क्या होता है? कार्बोरेटर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल इंजन। अदिश राशि कौन कौन सी है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग या फिर सभी। तो आपको पता है यहाँ पर जो कार्य और ऊर्जा दोनों ही क्या होती हैं? अदिश राशि होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? अदिश राशि होती है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। संवेग क्या होता है? तो संवेग का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? P=mv। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। बलागुण भी क्या होता है? सदिश राशि होती है। और संवेग का जो विमीय सूत्र होता है MLT-1 होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है? किसी द्रव्य में वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव्य के भार पर, या फिर आपको आगे दिया है वस्तु के भार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्प्लावन बल क्या होता है? यानी कि जैसे कोई भी वस्तु डूब जाती है पानी में तो उसके भार में, जैसे वो डूबती है ना, तो उसके भार में, जैसे हम डुबाते भी हैं तो कुछ वस्तु डूब जाती है तो उसके भार में हमें कमी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है।
तो ये जो कमी होती है वही क्या होता है, जिसके कारण होती है, जो फोर्स लगता है उसके अंदर, उसी को हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिद्धांत दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था कि जैसे हम पानी में तैरते हैं, कोई वस्तु तैरती है या डूब जाती है, तो वो क्या करती है, एक तरह से पानी को विस्थापित करती है। तो यानी कि जितना वो पानी विस्थापित करती है उतना ही उनका बैलेंस बना रहता है। यानी कि जो फोर्स है, कोई भी वस्तु तभी तैरेगी जब उसका फोर्स जो अंदर से लग रहा है, जो बाहर से लग रहा है, दोनों बराबर हो। यानी कि वो क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं किसको, पानी को। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई वस्तु तैरती है तो भी वो क्यों तैरती थी, ये भी पूछा जाता है, तो वो विस्थापित जितना भी पानी करते हैं ना, वो उनके फोर्स के लगने के बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विस्थापित द्रव्य के भार पर। निम्न में से कौन सा प्रोटीन है, तो बहुत सिंपल सा आंसर यहाँ पर, क्योंकि स्टार्च तो हो नहीं सकता, प्राकृतिक रबर तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर में ऊन। ऊन क्या है यहाँ पर, क्या होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसे दिखती है। इस बार ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। पीली रोशनी है तो उसमें गहरी नीली वस्तु कैसे दिखती है आपको बताना है। तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपसे पूछा जाता है जैसे सफ़ेद कागज़ है, तो अगर सफ़ेद किरणों में वो सफ़ेद दिखता है, यानी कि जो सफ़ेद वस्तु होती है ना, यानी कि जो वाइट कलर होता है, तो चाहे कोई सा भी जो जैसा कलर होगा वहाँ पे वो उस कलर की दिखाई देती है। ग्रीन में ग्रीन दिखाई देगी, येलो में येलो, और ब्लू में ब्लू दिखाई देगी, वाइट में वाइट दिखाई देगी। लेकिन जब हम रेड की बात कर लें, मान लो अगर रेड का पूछा गया, तो रेड, अगर रेड वाइट में तो रेड ही दिखेगा और रेड में भी रेड दिखेगा। लेकिन जब हम ग्रीन की बात करेंगे तो भी वो कैसी दिखती है, काली। तो अगर आपका रेड से पूछा जाए तो भी वो कैसी दिखती है, काली। अगर पीली में पूछा जाए कि पीली किरणें में रेड वस्तु कैसी दिखती है, तो भी काली आंसर आएगा। यानी कि जो रेड कलर की वस्तु होती है, जो लाल कलर की वस्तु होती है, रेड और वाइट को छोड़कर हर एक कलर में कैसी दिखती है, ब्लैक। जो ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन क्या होगी, वाइट में तो ग्रीन दिखेगी, रेड में ब्लैक। यानी कि जब हम ग्रीन की वस्तु की बात करेंगे तो वाइट और ग्रीन में रेड दिखेगी, बाकी सब में काली। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपसे किसी भी किरण का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो वाइट और उस कलर में ही वो वैसी दिखेगी, बाकी सब में वो कैसी दिखेगी, ब्लैक दिखती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, सब में ब्लैक दिखती है, बस ये। जैसे ये ब्लू का पूछा जाए तो ब्लू वाइट में ब्लू दिखेगा और ब्लू में ब्लू दिखेगा, बाकी सब में क्या दिखेगा, ब्लैक। तो कोई भी यहाँ पे पीला छोड़ के रेड पूछे तो कोई भी, तो आंसर हमेशा ब्लैक ही आएगा। कॉर्क, यहाँ पे कर्क लिखा गया है, क्या होगा, कॉर्क एक कक्षा ध्वनिक वस्तु है, क्योंकि वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि ग्रहण करता है, परावर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। तो जो कॉर्क होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन करता है। ध्वनि का परावर्तन कैसे, कि जैसे हम कभी बोलते हैं तो हमारी आवाज़ उल्टी हमें ही सुनाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि या फिर अनुध्वनि बोला जाता है। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए भी एक अवशोषक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कॉर्क। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह का ये क्या है, अवशोषक पदार्थ है। यानी जो हमारा रिपीटेशन होती है आवाज़ की, कभी कभी आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपको ही सुनाई देती है, जिसकी आपसे पूछी जाती है उसको प्रतिध्वनि बोला जाता है, इको साउंड। यानी कि इसकी जो मिनिमम लेंथ होती है ना, 16 to 17 मीटर होती है, इतनी दूर तक आपकी ध्वनि रिपीट हो सकती है। तो उसको एक अवशोषक के रूप में उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, कॉर्क का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 9.46 × 10⁻15। अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछेंगे तो 1.4 × 10⁻11 मीटर। और दूसरी पारसेक, जो कि सबसे दूरी की सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो कौन होता है, पारसेक होता है। और पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। कितनी होती है, पारसेक की वैल्यू 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बता दिया कितनी होती है, 1.495 या 1.5 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है। जब हम अपमार्जक मिला देते हैं पानी में तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जब क्या करेंगे, अपमार्जक मिलाएंगे, तो अपमार्जक मैंने क्या बताया था अभी, पृष्ठ तनाव फर्स्ट क्वेश्चन में ही, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, अपमार्जक। तो अपमार्जक भी एक कैसे, एज टेम्परेचर काम करता है। तो जब हम अपमार्जक मिलाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसी की वजह से कपड़े, अपमार्जक मतलब जो हम कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए जो हम अपमार्जक यूज़ करते हैं, और इसीलिए कपड़े साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव घटना स्टार्ट हो जाता है।
वर्षा की बूंदों भी गोलाकार किस कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण ही होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? प्लेटिनम, अभ्रक, हीरा या प्लूटोनियम? तो मनुष्य के लिए भी सबसे कठोर वस्तु कौन सी होती है? हीरा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक या फिर नींबू का अम्ल? कौन सा होगा? आंसर ये आपको बताना है। तो जो सिरका होता है वो किसका नाम है? एसिटिक एसिड का, आपको पता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है। और ग्लूकोज का तो पता ही है, जो अंगूर का रस होता है उसका वाणिज्यिक नाम ग्लूकोज होता है, यानी C6H12O6। और मार्स गैस का CH4 होता है, वो भी ऑलरेडी बताया है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं सारे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईंधन में क्लोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा, ये जो ऑप्शन में दिए हैं इनके अकॉर्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन, कोयला, केरोसिन या बायोगैस, इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? तो कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जो एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आपको पता है इनके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किस में होती है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बम भी बनाए जाते हैं। प्रदूषित जल को स्वच्छ किया जा सकता है? तो प्रदूषित जल को हम तीनों ही क्रिया से स्वच्छ कर सकते हैं, भौतिक क्रिया से भी, रासायनिक से भी और जैविक से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से सभी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस सेशन हो चुके हैं, यानी कि ये डे 14 है, इसके पहले की जितनी भी डे 13 तक, और इसके प्लस में जो बायोलॉजी की आपकी शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग के भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। वहाँ से जाके आप करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप वॉच कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।